हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। आज अपना जो सुपर कंडक्टिविटी चैप्टर चल रहा है उसका नया टॉपिक है आपके पास, जिसे बोलते हैं बीसीएस थ्योरी। क्या बोलते हैं? बीसीएस थ्योरी। तो आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा अतिचालक का बीसीएस सिद्धांत। तो जो इंपॉर्टेंट है वो क्या आपका बीसीएस सिद्धांत। तो सबसे पहले तो अपन को ये ध्यान होना चाहिए कि बीसीएस सिद्धांत क्या होता है, इस थ्योरी का क्या मतलब होता है। तो देखते हैं इसके। तो देखो, बात करते हैं अपन किसकी, बीसीएस सिद्धांत की। तो बीसीएस सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो बीसीएस सिद्धांत को देने वाले 3 साइंटिस्ट थे, जिसका फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपके पास देखो तीनों साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए। एक तो है बार्डिन, क्या लिखा हुआ है? बार्डिन। दूसरे थे अपने पास कूपर, दूसरे कौन थे? कूपर। और तीसरे थे आपके पास श्राइफर। तीसरे कौन थे? श्राइफर। इन्होंने क्या किया था, एक अतिचालक के जो गुण थे, यानी सुपर कंडक्टिविटी, कोई भी मटेरियल होता था उसके या तो उसकी प्रॉपर्टी मान लो या फिर उसको क्या कोई गुण मान लो। तो कोई जो अतिचालक पदार्थ होते थे उसके गुण को व्याख्या करने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसका नाम किस आधार पर दिया गया? बार्डिन, कूपर और श्राइफर के नाम पर दिया गया। यही आपका क्या कहलाती है? बीसीएस थ्योरी कहलाती है। क्या कहलाती है? शॉर्ट में बोले तो इसे ये भी बोलते हैं बीसीएस थ्योरी। क्या बोलते हो? बीसीएस थ्योरी। तो यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है बीसीएस थ्योरी बताइए, तो भी आपको यही लिखना है। यदि यहाँ पे पूछा जाता है कि अतिचालक पदार्थों का क्वांटम सिद्धांत बताइए, तो भी आपको यही लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखो जो क्या क्या प्रस्तुत करता है इसमें, वो बात करते हैं। क्या हो गया? फर्स्ट में तो इसका फुल फॉर्म नाम पता लग गई। बी मतलब बार्डिन, सी मतलब कूपर और एस मतलब श्राइफर। यानी यहाँ पे देखो बीसीएस थ्योरी लिखा हुआ है। किसके लिए? कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बीसीएस थ्योरी है वो किस पदार्थों के लिए है? अतिचालक पदार्थों के लिए, अर्धचालक के लिए, इस टाइप से कोई भी ऑप्शन दे दिए जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि बार्डिन, कूपर, श्राइफर का कंसेप्ट आपको पता लग गया। अब ये कौन सा सिद्धांत को प्रतिपादित करता है? तो ये बताता है आपको, क्या बताता है कि जो अतिचालक का क्वांटम सिद्धांत होता है उसको प्रस्तुत करता है। किसका? अतिचालक का क्वांटम सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। अब आप कहोगे कि ये अतिचालक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है? तो ये सिद्धांत एक होता है जिसमें क्या एक्सप्लेन किया जाता है? अतिचालक के गुण के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। क्या एक्सप्लेन किया जाता है? अतिचालक के गुण के बारे में किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आती है कि जो इस क्वांटम सिद्धांत का जो आधार होता है, क्या इस क्वांटम सिद्धांत का आधार, देखो मैं जो आपके पास सामने शॉर्ट पॉइंट में, बिल्कुल ही शॉर्ट पॉइंट में आपको लिख के एक बार एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, फिर आपको नोट्स में लिखवाता हूँ। तो ये क्या हो गया आपका, जो इसका आधार है, आधार कौन सा? क्वांटम सिद्धांत का। तो अपन जानते हैं कि बार्डिन, कूपर, श्राइफर बीसीएस थ्योरी देते हैं। और बीसीएस थ्योरी क्या बताती है? अपने क्वांटम थ्योरी को डेवलप करती है या फिर क्वांटम सिद्धांत को डेवलप करता है। और क्वांटम सिद्धांत का जो आधार है वो क्या है आपका? समस्थानिक प्रभाव। क्या है आपका? समस्थानिक प्रभाव। और समस्थानिक प्रभाव आपको पता होगा, आपने इससे पहले पढ़ा है कि समस्थानिक प्रभाव क्या होता है। क्या होता है? एम एल्फा टी सी इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? कांस्टेंट होता है। ये आपका क्या होता है? समस्थानिक प्रभाव, जो आपने पढ़ा भी है कि क्या था आपके पास, अल्फा की वैल्यू कितनी मानी थी? 1/2 या 0.5। टी सी क्या है आपके पास? टी, और ये सी क्या है आपके पास? नीचे। ठीक है। तो एम एल्फा टी सी इक्वल टू क्या होता है आपके पास? कांस्टेंट होता है। एक आता है दूसरा, ये वाला तो आपने पढ़ चुके हो। दूसरा क्या आता है? अतिचालक की विशिष्ट ऊष्मा में परिवर्तन। यानी जो भी अतिचालक पदार्थ होता है उसकी जो हीट कैपेसिटी होती है या विशिष्ट ऊष्मा होती है, उस विशिष्ट ऊष्मा में क्या होता है? चेंजेज होता है। उसको भी अपन किस में लेते हैं? इस क्वांटम डेवलपमेंट में लेते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में लेते हैं, या बीसीएस थ्योरी में काम में लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें जो ये वाला जो क्वांटम सिद्धांत है ये उसका आधार हो गया। यदि आधार के बाद देखें कि इसमें ये जो क्वांटम सिद्धांत है ये किन किन को डिफाइन करता है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है इसके पास फोनॉन के माध्यम से अन्योन्य क्रिया। क्या आता है? फोनॉन के माध्यम से अन्योन्य क्रिया। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है? फोनॉन के माध्यम से अन्योन्य क्रिया। दूसरा पॉइंट आता है आपके पास कूपर युग्म। दूसरा क्या आता है आपके पास? कूपर युग्म। थर्ड आता है आपके पास समन्ता लंबाई यानी कोरेंस लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? कूपर पेयर। इसको बोलते हैं कोरेंस लेंथ यानी समन्ता लंबाई। और फिर आता है आपके पास फ्लक्स क्वांटीकरण। फिर क्या आता है आपके पास? फ्लक्स क्वांटीकरण। तो फ्लक्स क्वांटीकरण तो आप पढ़ चुके हो, मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि ये फ्लक्स क्वांटीकरण क्या होता है, तो इसको तो आप पढ़ चुके हो। अब अपन को कौन कौन से देखनी है? अपन को ये वाली 3 चीजें देखनी है। एक तो देखना है फोनॉन की अन्योन्य क्रिया, सेकंड देखना है कूपर युग्म, थर्ड देखना है आपको समन्ता लंबाई। तो ये तीनों चीजें अपन को क्या करनी है? डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले अपन एक एक करके इनकी क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अपन करेंगे फोनॉन के माध्यम से अन्योन्य क्रिया, फिर करेंगे अपन कूपर युग्म, और फिर करेंगे अपन समन्ता लंबाई। क्या करेंगे?
कूपर युग्म, समता लंबाई और फोनॉन के माध्यम से अन्योन्य क्रिया। तो इन्हीं चीज़ों को अपन क्या करेंगे, इस टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। जब इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको क्या पता लगेगा कि ये क्या होती है, आपकी बीसीएस थ्योरी होती है या क्वांटम डेवलपमेंट का सिद्धांत होता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जो इधर लिखा है मैंने। सबसे पहले तो बीसीएस थ्योरी किसने दी थी, बार्डिन, कूपर और श्राइफर ने दी थी। इसका जो आधार होता है या कौन से सिद्धांत को प्रस्तुत करता है, ये क्वांटम सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। इसका जो आधार होता है वो क्या होता है, आधार होता है उसमें कि ये समस्थानिक प्रभाव को शो करता है, यानी समस्थानिक प्रभाव m अल्फा Tc = कांस्टेंट होता है। और जो अतिचालक की विशिष्ट ऊष्मा में परिवर्तन होता है, यही क्या होता है, इसका सिद्धांत का आधार होता है। और ये सिद्धांत के अंदर 3-4 चीजों को डिफाइन करता है। फर्स्ट होता है, फर्स्ट तो क्या होता है, फोनॉन जालक से, या तो ऐसे लिख लो फोनॉन के माध्यम से अन्योन्य क्रिया, या फिर इसको ऐसे लिखो इलेक्ट्रॉन जालक, इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया। ठीक है, तो ये क्या है, फोनॉन के माध्यम से अन्योन्य क्रिया। सेकंड होता है कूपर पेयर, थर्ड होता है समता लंबाई और फोर्थ होता है क्वांटीकरण। तो ये क्वांटीकरण तो आप बता चुका हूँ, क्वांटीकरण क्या होता है ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अतिचालक वलय की कोई भी वलय होती है या अतिचालक पदार्थ की कोई वलय होती है, उसमें से जब फ्लक्स की लाइन जाती है तो उस फ्लक्स की लाइन के जाने की मात्रा कितनी होती है, h/π का क्या, h/q का क्या होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो वही क्या कहलाता है, आपका फ्लक्स क्वांटीकरण कहलाता है। तो ये वाला तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको आज ये 3 चीजें पढ़नी है, ये फर्स्ट नंबर की, ये सेकंड नंबर की और ये थर्ड नंबर की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन जालक अन्योन्य क्रिया की। तो अब इसमें आप ये देखो, तो या तो पहले आप इसके बारे में लिख लेते हैं अपन, फिर अपन एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले अपन इसके बारे में लिख लेते हैं और इसमें फिर एक एक पॉइंट लगा के इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये वाला क्या होता है। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन जालक इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया। किसका एग्जाम्पल है ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पहले अपन इसकी थ्योरी लिखो, फिर अपन उस पर बात करेंगे। तो टॉपिक लगाओ, अतिचालक का बीसीएस सिद्धांत या बीसीएस थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। बीसीएस थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, इसमें लिखो बार्डिन, कूपर और श्राइफर ने, बोर्ड पर तीनों नाम लिखे हुए हैं। बार्डिन, कूपर व श्राइफर ने 1957 में पदार्थों के, बार्डिन, कूपर व श्राइफर ने 1957 में पदार्थों के अतिचालक गुणों की व्याख्या करने के लिए, 1957 में पदार्थों के अतिचालक गुणों की व्याख्या करने के लिए अतिचालक का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया। अतिचालक का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया। अतिचालक का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे अतिचालकता का बीसीएस सिद्धांत कहते हैं। जिससे अतिचालकता का बीसीएस सिद्धांत कहते हैं। फिर लिखना बीसीएस सिद्धांत का आधार, बीसीएस सिद्धांत का आधार, बीसीएस सिद्धांत का आधार समस्थानिक प्रभाव, बीसीएस सिद्धांत का आधार समस्थानिक प्रभाव, ब्रैकेट में लिख लेना जो मैंने लिखा है समस्थानिक प्रभाव के आगे, m अल्फा Tc = कांस्टेंट, m अल्फा Tc = कांस्टेंट। समस्थानिक प्रभाव तथा अतिचालकों की विशिष्ट ऊष्मा में परिवर्तन, अतिचालकों की विशिष्ट ऊष्मा में परिवर्तन के, अतिचालक की विशिष्ट ऊष्मा में परिवर्तन के प्रायोगिक विश्लेषण पर आधारित है, के प्रायोगिक विश्लेषण पर आधारित है। और अतिचालकता का क्वांटम सिद्धांत, और अतिचालकता का क्वांटम सिद्धांत फोनॉन के माध्यम से, अतिचालकता का क्वांटम सिद्धांत फोनॉन के माध्यम से, अतिचालकता का क्वांटम सिद्धांत फोनॉन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन के मध्य अन्योन्य क्रिया, फोनॉन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन के मध्य अन्योन्य क्रिया, फोनॉन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन के मध्य अन्योन्य क्रिया, कूपर युग्म, कूपर युग्म, समता लंबाई,
कॉमा संबंधता लंबाई कोहेरेंस लेंथ, वह अतिचालकों में फ्लक्स के क्वांटीकरण पर आधारित है। वह अतिचालकों में फ्लक्स के क्वांटीकरण पर आधारित है। वह अतिचालक में फ्लक्स के क्वांटीकरण पर आधारित है। फिर आप फर्स्ट पॉइंट लगाना, बोर्ड पर लिख रखा है इलेक्ट्रॉन जालक इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया। फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रॉन जालक इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया। फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रॉन जालक इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया। अब अपन को सबसे पहले इसको समझना है कि ये क्या होता है, इसमें क्या लिख रखा है। जो आपका ये फर्स्ट टॉपिक है, ये क्या है, क्वांटम सिद्धांत का फर्स्ट टॉपिक है। ये किसके अंतर्गत आता है, बीसीएस थ्योरी या बीसीएस सिद्धांत या बीसीएस का क्वांटम सिद्धांत के अंतर्गत जो फर्स्ट कंसेप्ट आता है वो है आपका इलेक्ट्रॉन जालक इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया। अब देखो यहाँ पे आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, यहाँ नाम क्या दिया हुआ अपन ने, इलेक्ट्रॉन है, लेटिस है और इलेक्ट्रॉन है। क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन है, लेटिस है और इलेक्ट्रॉन है। इस नाम से स्पष्ट है। देखो इसमें क्या प्रोसेस होता है, जब आपको नाम यहाँ से पता लग रहा है, यहाँ बीच में क्या होना चाहिए आपके पास, कोई भी लेटिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बीच में, मान लिया कि यहाँ पे क्या आपके पास कोई लेटिस है, ये क्या है, मान लिया कोई लेटिस है, ठीक है, ये लेटिस हो गया। क्या हो गया, इस तरीके से मान लो इसको, ये क्या हो गया, कोई लेटिस हो गया, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, इस लेटिस पर कोई इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करवाता हूँ मैं, इंसिडेंट करवाता हूँ। या फिर मैं कह सकता हूँ कि कोई इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है, कोई लेटिस से जाकर टकरा रहा है। क्या कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या आ रहा है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ पर जाकर टकरा रहा है, किसी लेटिस से जाकर टकरा रहा है। तो इसमें होगा क्या, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये कोई लेटिस था, ये जब इलेक्ट्रॉन है ये इस साइड जा रहा है, जब इलेक्ट्रॉन का इस साइड जाना होता है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि फोर्स कौन सा लगेगा, जब कोई चीज वस्तु पड़ी है, कोई चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जब उस साइड जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पे कौन सा, कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स है, और अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा होगा, यहाँ पे कूलाम आकर्षण बल होगा। कौन सा होगा, कूलाम आकर्षण बल होगा। क्या होगा, कूलाम आकर्षण बल। तो एक बात पता लगी आपको, क्या कि जब कोई लेटिस था, इस पर क्या हुआ, मैंने कोई इलेक्ट्रॉन को टकराया, इलेक्ट्रॉन को टकराने पर क्या हुआ, यहाँ पे कूलाम आकर्षण बल था, तो कूलाम आकर्षण बल के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, इससे जाकर टकराता है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इससे टकराएगा, क्या होगा, जब ये लेटिस था इससे जाकर कोई इलेक्ट्रॉन टकराया तो इस लेटिस में क्या होगा, कोई विकृति उत्पन्न होगी। विकृति का मीनिंग क्या होता है, जैसे विकृति का मीनिंग क्या होता है कि जैसे आपके पास ये स्ट्रक्चर कैसा था, एक सर्कल के रूप में था लेटिस, उससे जब इलेक्ट्रॉन टकराता है तो इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद ये स्थिति ऐसी बन जाती है। कैसी बन जाती है, ये स्थिति ऐसी बन जाती है, ये स्थिति ऐसी बन गई। मतलब देखो ये कोई ऐसी कोई फिक्स संरचना नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि जो पहले वाला स्ट्रक्चर था उसमें कुछ न कुछ विकृति आ जाती है, विकृति आ जाती है तो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। एक एग्जांपल के लिए ऐसा मानो कि इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से तो क्या हुआ, जब अपन, मैं केवल अभी तो इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले की, कि इलेक्ट्रॉन और जालक की, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन था इससे टकराया, इससे टकराने के बाद क्या हुआ, इसमें कूलाम आकर्षण बल के द्वारा वो जाके टकराया है, टकराने के बाद इसमें क्या हो गई, ये विकृति उत्पन्न हो गई, ये डायग्राम किसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें हो गया। अब इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन था ये आकर टकरा गया। अब मैं बात करता हूँ दूसरे इलेक्ट्रॉन की, तो ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से इंसिडेंट हो रहा है, वो हो रहा है, देखो फर्स्ट प्रोसेस ये हुआ। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, आपका इधर जाएगा। क्या जाएगा, इधर जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि ये जब इलेक्ट्रॉन है ये जब इधर जाएगा, यानी आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ये क्या था आपका जो लेटिस था, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसी के अंदर समाहित हो गया। यानी जब इसमें विकृति कब आई, जब ये इलेक्ट्रॉन टकराया, इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद इसमें क्या आ गई, विकृति आ गई। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी साइड से आ रहा है, वो दूसरी साइड से आ रहा है, तो ये क्या करेगा, तो ये जो विकृति है या जो ये लेटिस था ये इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कम करेगा। क्यों, क्योंकि ये पहले से ही विकृत है, यदि ये इलेक्ट्रॉन और आएगा तो ये क्या करेगा, और ज़्यादा विकृत करेगा, हो सकता है और ज़्यादा विकृत करेगा। तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कम करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कम करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कम करता है तो यहाँ से क्या पता लगता है
यहाँ से ये पता लगता है कि इसके पास क्या था, ये इलेक्ट्रॉन था, तो मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके बैठ गया आके, ठीक है। क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर आकर विकृति में बैठ गया, कोई भी लेटिस में बैठ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पे आ रहा है तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे क्या था, ये तो लेटिस था, ये इलेक्ट्रॉन था, तो क्या इलेक्ट्रॉन कूलम्ब आकर्षण बल के द्वारा क्या हो रहा था, आकर्षित हो रहा था। अब यहाँ पे भी क्या हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और आप जानते हो कि जब इलेक्ट्रॉन पहले से यहाँ भी है और इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब वो क्या करेगा, प्रतिकर्षित यानी रिपेल करने की कोशिश करेगा। जब रिपेल करने की कोशिश करेगा तो अपन कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ये क्या करेगा, इस एनर्जी को क्या करेगा, इसकी जो एनर्जी है, जो पास आने की एनर्जी है, उसको क्या करेगा, कम करेगा। क्या करेगा, कम करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो क्रिया होती है, तो अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो क्रिया होती है वो क्या होती है। अब जैसे अपन को देखो यहाँ पे क्या लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में ये क्या कर रहा है, ये जो सिस्टम है ये इसकी एनर्जी को कम कर रहा है। क्या कर रहा है, एनर्जी को कम कर रहा है। और जब कोई एनर्जी को कम करना, या फिर अपने पास निशान क्या आता है, बीच में माइनस आ जाता है, इसका मतलब वो क्या होता है कि उसमें अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है, यानी इस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है, यानी ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम में देखोगे, क्या देखोगे कि ये वाला सिस्टम और ये इस इलेक्ट्रॉन के बीच में यदि थ्योरी की बात करोगे तब तो क्या हो रहा है, ये आकर्षित हो रहा है। क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। बट आप यदि चार्ज की बात करोगे, केवल इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, तब ये क्या कहेगा कि प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये सिस्टम था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया तो ये क्या करेगा, इसकी ऊर्जा को कम कर लेगा, और ऊर्जा को क्या करेगा, कम करेगा, और उसमें क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, वो आकर्षित करेगा। क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इस तरीके से ये वाला जो कंसेप्ट है वही, इसमें जो इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यानी यहाँ देखो, यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, बीच में जालक हो गया, फिर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस टाइप से जो भी ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती है, तो वही क्या कहलाती है, आपकी इलेक्ट्रॉन जालक इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन जालक इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया कहलाती है। तो ये आपका फर्स्ट था कि फोनॉन के माध्यम से अन्योन्य क्रिया कैसे होती है। अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया गया है, ये आपका क्या है, कोई क्यू फोनॉन है। क्या है आपका क्यू, कोई फोनॉन है। मान लिया कि कोई पार्टिकल है या कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई के संवेग का पार्टिकल है। के यहाँ पे क्या है, एक संवेग वेक्टर को व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है, के संवेग वेक्टर। मान लिया कि आपके पास कोई चार्ज था, वो यहाँ से क्या हो रहा है, इस पर इंसिडेंट हो रहा है। किस पर इंसिडेंट हो रहा है, ये आपका क्या हो गया, बीच में एक फोनॉन है। ये जो क्यू लगा रखा है ये क्यू है, क्या है आपका, एक फोनॉन है। ठीक है, इस फोनॉन है, इसका मतलब देखो यहाँ पे जब ये K1 क्या है, किसी का संवेग होगा, या फिर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, वो क्या जा रहा है, फोनॉन से यहाँ पर जाकर इंटरेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, फोनॉन से जाकर इंटरेक्ट कर रहा है। तो इस इंटरेक्ट के बाद क्या होगा, ये जब पार्टिकल यहाँ जाएगा, जाने के बाद क्या होगा, इसका जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा कि इसमें से जो ये जो K1 था, ये जो K1 था, इसमें से ये Q का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा, Q का उत्सर्जन करेगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आप जानते हो Q का क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ। क्या हुआ, Q का उत्सर्जन हुआ। कोई पार्टिकल गया, इससे फोटोन किया, क्या फोनॉन से रिएक्शन की, फोनॉन से रिएक्शन करने के बाद ये वापस क्या हुआ, स्कैटर्ड हुआ। स्कैटर्ड मतलब ये वाला प्रोसेस अभिक्रिया के पहले का था, और जो अभिक्रिया के बाद का प्रोसेस हो गया वो क्या हो गया, K1 माइनस का Q। इसका मतलब यहाँ पे क्या जान सकते हो, K1 में से Q क्या हुआ, बाहर निकला। इसका मतलब क्या हुआ, K1 में से जब Q का बाहर निकलना हुआ, यानी Q का क्या हुआ, यहाँ पे उत्सर्जन हुआ। यहाँ से आपको पता लग रहा है Q का क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ। सेम इसका दूसरा प्रोसेस है, देखो इस साइड में, कि यदि मैं क्या करता हूँ, K2 का फोनॉन के साथ कोई रिएक्शन करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ, K2 का फोनॉन के साथ कोई रिएक्शन करवाता हूँ। तो ये K2 का फोनॉन के साथ मैंने क्या करवाया, रिएक्शन करवाया। रिएक्शन करवाने के बाद क्या हुआ, जो अभिक्रिया के बाद जो अपन को प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, K2 प्लस का Q। यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि जो फोनॉन का था या Q का क्या हुआ, यहाँ पे अवशोषण हुआ। क्या हुआ, Q का अवशोषण हुआ। Q का क्या हुआ, अवशोषण हुआ। तो देखो डायग्राम से आपको पता लग रहा है, यहाँ पे Q का उत्सर्जन हुआ था, यहाँ पे Q क्या हुआ, Q का अवशोषण हुआ। तो ये वाला जो प्रोसेस कहलाता है, ये क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रॉन फोनॉन या इलेक्ट्रॉन फोनॉन, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, फोनॉन के माध्यम से अन्योन्य क्रिया। तो ये जो प्रोसेस है वो किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रॉन जालक इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया का एग्जाम्पल है। और जब ये वाला, ये क्या है आपका K1 माइनस Q, और जो ये K2 प्लस Q है, इन दोनों को यदि मिला दिया जाए, क्या करें, यदि इन दोनों को यदि मिला दिया जाए, यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो मिलाने पर क्या होगा, यदि दोनों को मिलाए तो मिलाने पर अपना जो निर्माण होता है वो होता है किसका, कॉपर पेयर का। किसका होता है, कॉपर पेयर का।
तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो किसका निर्माण करेगा, ये कूपर पेयर का। तो सबसे पहले तो आपको बीसीएस थ्योरी में ये वाला फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि इलेक्ट्रॉन जालक इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया, कैसे इलेक्ट्रॉन किसी जालक से या विकृत जालक या लेटिस से टकराता है, टकराने के बाद उसको विकृत करता है। इसी प्रकार सामने से जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो उसकी एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन जालक अन्योन्य क्रिया कहलाती है। ये इसका एग्जाम्पल है और इसी के द्वारा क्या बनता है, कूपर पेयर का निर्माण होता है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट लिखिए इलेक्ट्रॉन जालक इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया। फर्स्ट लिखिए आप इलेक्ट्रॉन जालक इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया, और उसमें पहले जो मैं लिखाता हूं वो लिखिए। लिखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन जालक में धनात्मक आयन कोर की ओर अग्रसित होता है, धनात्मक आयन कोर, ये धनात्मक आयन कोर किसे बोला गया है, धनात्मक आयन कोर। ये जो बीच में अपन ने लेटिस लिया है, क्या धनात्मक आयन कोर का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो ये आपने पास लेटिस लिया है, लेटिस क्या है आपके पास, इसका जो बाएं आवरण है वो क्या बोला गया है, इसको धनात्मक आयन कोर बोला गया है। जो इसका कोई भी लेटिस है उसका जो बाएं आवरण होता है उसको यहाँ पे क्या बोला गया है, धनात्मक आयन कोर, जिसे बोलते हैं अपन पॉजिटिव आयन कोर। ये पॉजिटिव आयन कोर। तो इस तरीके से ये एक नया नाम दिया गया, तो इसको ध्यान रखना, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये जो बीच वाला जो लेटिस है इसी का कंसेप्ट है, ठीक है। जब भी तो ये इलेक्ट्रॉन, जब ये इसको धनात्मक मानेंगे, जब भी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। लिखिए कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जालक में धनात्मक आयन कोर की ओर गतिशील होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन जालक में धनात्मक आयन कोर की ओर गतिशील होता है तो इस पर कूलाम आकर्षण बल प्रभावी होता है, तो इस पर कूलाम आकर्षण बल प्रभावी होता है, तो इस पर कूलाम आकर्षण बल प्रभावी होता है। और इस आकर्षण बल के कारण धन आयन कोर में गतिशीलता स्थापित होती है, और इस आकर्षण बल के कारण धन आयन कोर में गतिशीलता स्थापित होती है, और इस आकर्षण बल के कारण धनायन कोर में गतिशीलता स्थापित होती है। लिख लिया, आकर्षण बल के कारण धनायन कोर में गतिशीलता स्थापित होती है, वह जालक में विक्षोभ उत्पन्न या जालक में विकृति उत्पन्न होती है, या जालक में विकृति उत्पन्न होती है, जालक में विकृति उत्पन्न होती है। एक पॉइंट यहाँ पे एक और है कि देखो यहाँ पे जब इसका द्रव्यमान कम होगा, क्या होगा, मान लेते हैं जितना द्रव्यमान इस लेटिस का कम होगा उतनी ही विकृति क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। यानी जितना इसको आप हल्का करोगे उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको ज़्यादा विकृत करेगा। तो ये भी चीज़ आपके दिमाग में रखना कि जब आप क्या करते हो किसी पॉइंट में, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंटरेक्ट करते हो, तो इसका जितना द्रव्यमान कम होगा, इसकी वैल्यू जितनी कम होगी, ये जितना हल्का होगा उतना ही वो क्या होगा, जब विकृत ज़्यादा होगा। तो ये भी इसी पॉइंट में आपको कवर करना है इसके अंदर ही। तो लिखो इसमें कि विकृति का मान उतना ही लिखो, हाँ, कि धनायन कोर का द्रव्यमान जितना कम होता है या हल्का होता है, धनायन कोर का द्रव्यमान या लेटिस का द्रव्यमान जितना हल्का होता है, जितना हल्का होता है, जितना हल्का होता है, विकृति का मान उतना ही अधिक होता है, विकृति का मान उतना ही अधिक होता है। और माना जब कोई अन्य इलेक्ट्रॉन, अब माना कि कोई अन्य इलेक्ट्रॉन इस विकृत जालक की ओर आता है, अब ये दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, माना कि अब कोई अन्य इलेक्ट्रॉन इस विकृत जालक की ओर आता है, माना कि अब कोई अन्य इलेक्ट्रॉन इस विकृत जालक की ओर आता है, तो इनके मध्य अन्योन्य क्रिया होती है,
तो इनके मध्य अन्योन्य क्रिया होती है, तो इनके मध्य अन्योन्य क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप दूसरे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिसके फलस्वरूप दूसरे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आ जाती है। अर्थात दोनों इलेक्ट्रॉन के मध्य जालक विकृति या फोनॉन क्षेत्र के माध्यम से दोनों इलेक्ट्रॉन के मध्य जालक विकृति या फोनॉन क्षेत्र के माध्यम से अन्योन्य क्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन के मध्य जालक विकृति या फोनॉन क्षेत्र के माध्यम से अन्योन्य क्रिया होती है और परिणाम स्वरूप दोनों इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी होना यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण अन्योन्य क्रिया हुई है। और इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया इलेक्ट्रॉन जालक इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया कहलाती है। इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया इलेक्ट्रॉन जालक इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया कहलाती है तथा यह अन्योन्य क्रिया उस समय अधिकतम या प्रबलतम होती है जब दोनों इलेक्ट्रॉन के संवेग व प्रचक्रण परिमाण में समान व एक दूसरे के विपरीत दिशा में हों। दोनों इलेक्ट्रॉन के संवेग व प्रचक्रण परिमाण में समान व एक दूसरे के विपरीत दिशा में हों। अन्योन्य क्रिया देखो, ये प्रबलतम ये कैसे पता लग रहा है? चक्रण यहाँ पे क्या आ रहा है, एक दूसरे का ये K1 माइनस क्यू आ रहा है, एक जगह क्या हो रहा है, मतलब एक जगह इसका उत्सर्जन हो रहा है, एक जगह क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, दोनों एक दूसरे से कैसे ऑपोजिट पे है। इसलिए वो कह रहा है कि प्रचक्रण क्या होना चाहिए, एक जगह प्लस है तो दूसरी जगह क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। अब ये वाला डायग्राम बनाओ, ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है इसको बनाओ। इस डायग्राम के बारे में 2 लाइन लिखेंगे। फिर लिखिए इस डायग्राम के बारे में। माना कि एक इलेक्ट्रॉन का तरंग सदिश K1 है, K1 वेक्टर। माना कि एक इलेक्ट्रॉन का तरंग सदिश K1 है या K1 वेक्टर है और यह Q वेक्टर संवेग के एक कल्पित फोनॉन का, माना कि एक इलेक्ट्रॉन का तरंग सदिश K1 वेक्टर या तरंग संवेग भी लिख सकते हो इसे, तरंग संवेग K1 वेक्टर है और यह Q वेक्टर संवेग के एक कल्पित फोनॉन का उत्सर्जन करता है
और यह क्यू वेक्टर संवेग के एक कल्पित फोनॉन का उत्सर्जन करता है। माना कि इलेक्ट्रॉन का तरंग सदिश या संवेग k1 वेक्टर है और यह q1 संवेग के एक कल्पित फोनॉन का उत्सर्जन करता है। तथा इस फोनॉन का अवशोषण एक अन्य इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। जिसका संवेग k2 है, जिसका संवेग k2 वेक्टर है, तथा लिखना, तथा ऊपर जो टर्म लिखी है अपन ने k1 माइनस क्यू वेक्टर, व k2 प्लस क्यू वेक्टर, k1 माइनस क्यू वेक्टर व k2 प्लस क्यू वेक्टर प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन के संवेग है। k1 माइनस क्यू व k2 प्लस क्यू प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन के संवेग है और यह प्रक्रिया पूर्णतः कल्पित होती है। कल्पित यानी एक केवल इमेजिनरी, यह प्रक्रिया एक कल्पित होती है। फिर लिख लो इसमें नीचे, जब फोनॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से अधिक होता है, जब फोनॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से अधिक होता है तो यह अन्योन्य क्रिया आकर्षण प्रकृति की होती है। जब फोनॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से अधिक होता है तो यह अन्योन्य क्रिया आकर्षण प्रकृति की होती है। तथा इसमें ऊर्जा का संरक्षित रहना आवश्यक नहीं है। अब क्या हुआ देखो, यहाँ पे ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन जालक इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया। अब अपन आते किस पे, कूपर पेयर पे। अब किस पे आते हैं अपन, कूपर पेयर पे। तो देखो कूपर पेयर भी इसी का कंसेप्ट है। कूपर पेयर क्या कहता है, मैं यहाँ बता देता हूँ। कूपर पेयर का मतलब है कि क्या, कूपर युग्म। क्या मतलब है, कूपर युग्म। अब सबसे पहले तो यहाँ से नाम से पता लग रहा है कि ये क्या बनाता है, युग्म बनाता है। तो युग्म ये कौन सा बनाएगा, युग्म ये बनाएगा कि आपने पहले क्या देखा कि जब कोई लेटिस था, फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन और इस वाले इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, कुछ इंट्रैक्शन क्रिया होती है, कुछ अन्योन्य क्रिया होती है। तो इन दोनों ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, जब ये दोनों मिल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों मिल जाते हैं तो एक युग्म का निर्माण करते हैं। तो क्या करते हैं, आपका एक युग्म का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, युग्म का निर्माण करते हैं। और यही आपका क्या कहलाता है, कूपर पेयर कहलाता है। यही आपका क्या कहलाता है, कूपर पेयर कहलाता है। सेम ये कंसेप्ट यही सेम यहाँ पे काम आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या था आपका, ये क्या था, कोई भी फोनॉन था, क्या था, क्यू फोनॉन था। यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी पार्टिकल अपन ने क्या कराया, इंसिडेंट करवाया, जिसका सदिश या तरंग संचरण या सदिश या संवेग कितना था, k1 वेक्टर था। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, क्यू का उत्सर्जन कर रहा है, फोनॉन के साथ क्या कर रहा है, मिलकर क्यू का उत्सर्जन कर रहा है और स्कैटर्ड होकर ये दे रहा है। सेम इसमें क्या हो रहा है, जस्ट इसका ऑपोजिट हो रहा है। K2 इंसिडेंट करवाया तो Q का अवशोषण करके ये दे रहा है। अब इसमें जब मैं इसको और इसको क्या करूँ, एक दूसरे को मिला दूं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मान लिया कि ये भी कोई इलेक्ट्रॉन ही जा रहा था, यहाँ पे ये भी कोई इलेक्ट्रॉन ही जा रहा था। इन दोनों ने क्या किया, इसने इससे इंटरेक्ट किया, इसने इंटरेक्ट किया। तो इसके कारण क्या हुआ, अपन को जो विक्रिया मिली, यानी ये जब इंटरेक्ट हुआ तो ये मिला अपन को, ये जब इंटरेक्ट हुआ तो क्या मिला आपको, ये मिला। और इन दोनों के, यदि मैं इन दोनों को यदि एक युग्म के रूप में मानूं तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका एक
कूपर पेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? एक कूपर पेयर कहलाएगा। तो जो कूपर नाम दिया था, जो कूपर साइंटिस्ट था, उसने क्या दिया? ये वाला कंसेप्ट दिया था कूपर युग्म के नाम से, जिसको क्या बोलते हैं अपन? कूपर युग्म बोलते हैं। तो इसी के बारे में अपन लिखेंगे। इस टाइप के जो डायग्राम होते हैं, ये जो डायग्राम बनाए हैं मैंने, इस टाइप के डायग्राम आपके आते हैं फाइमान डायग्राम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फाइमान डायग्राम या फाइमान चित्र। वैसे एमएससी में ये वाला टॉपिक अच्छे से बना चलता है एमएससी फाइनल में, कि ये फाइमान डायग्राम को कैसे बनाते हैं, इनके कुछ रूल्स भी होते हैं, उन रूल्स को अप्लाई करते हुए ये वाले डायग्राम बनाते हैं, जिससे क्या बोलते हैं अपन? फाइमान डायग्राम। ठीक है, तो अभी आपको केवल इतना नहीं जानना, अभी तो केवल जो आपके पास टर्म है उसको समझना है। तो लगाइए दूसरा पॉइंट कूपर पेयर, और उसमें लिखिए, कूपर पेयर में लिखो कि अतिचालक पदार्थ में अतिचालकता गुणधर्म इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन क्रिया द्वारा अतिचालक पदार्थ में अतिचालकता गुणधर्म इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन क्रिया द्वारा अतिचालकता गुणधर्म इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन क्रिया द्वारा समान ऊर्जा वाले दो इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण उत्पन्न होता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जिनके संवेग एवं प्रचक्रण समान एवं विपरीत दिशा में होते हैं। संवेग व प्रचक्रण समान एवं विपरीत दिशा में होते हैं, तो यह एक युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये आगे आपको ऊपर पेयर क्या होता है। अब अपन थर्ड पॉइंट की बात आते हैं। थर्ड पॉइंट है आप पता संबंधता लंबाई। थर्ड पॉइंट लगाओ संबंधता लंबाई, कोहेरेंस लेंथ। थर्ड पॉइंट क्या है आपका? संबंधता लंबाई। क्या है आपका? कोहेरेंस लेंथ। और इस संबंधता लंबाई में लिखो, संबंधता लंबाई सबसे पहले होती क्या है वो देखो, कि मान लिया कि अपन ने क्या माना कि जब कोई इलेक्ट्रॉन होता था, यहाँ पे मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन होता था, वो फोनॉन के साथ क्या करता था? इंसिडेंट होता था। या मान लिया कि कोई इलेक्ट्रॉन किस पर आपतित होता था? लेटिस पर आपतित होता था। अब ये लेटिस पर आपतित होता था, क्या करता था? इस लेटिस को विकृत करता था। क्या करता था? लेटिस में विक्षोभ उत्पन्न करता था। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है फोनॉन के साथ क्रिया करता है तो उसका प्रकीर्णन नहीं होता। तो वो क्या करता है? उसका प्रकीर्णन नहीं होता। तो यदि ये इसका प्रकीर्णन नहीं करेगा, इसका मतलब ये वाली टर्म अपन को नहीं मिलेगी, यानी जो अभिक्रिया के बाद वाली टर्म थी वो अपन को नहीं मिलेगी। तो ये क्या कहता है? संबंधता लंबाई किसे कहते हैं? कि जब कोई इलेक्ट्रॉन था इस फोनॉन के साथ क्या किया? उसने इंटरेक्ट किया, या फिर जब कोई इलेक्ट्रॉन था इस जालक से टकराने के बाद इसने क्या किया? इसको विकृत तो किया, बट इसमें जो रिएक्शन थी वो नहीं की। टोटल जो ये वाला प्रकीर्णित वाला भाग था वो अपन को नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो इलेक्ट्रॉन था ये इस फोनॉन के साथ क्या कर रहा है? कुछ क्रिया कर रहा है। यानी ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन इस फोनॉन पे क्या हो जाएगा? एक तरह से चिपक जाएगा। क्या होगा? एक तरह से आप कह सकते हो क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। और ये फिसलते हुए क्या करेगा? गति करेगा। क्या करेगा? फिसलते हुए गति करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि इस टाइप से जितनी लेंथ तक क्या
कि ये जो इलेक्ट्रॉन था इस फोनॉन के साथ चिपक गया, चिपकने के बाद क्या करेगा, ये जिस समय तक क्या करता है उसके साथ गति करता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन है इस फोनॉन के साथ जिस समय तक या जिस लंबाई तक, क्या बोलते हो, जिस समय या जिस लंबाई तक क्या करता है इसके साथ गति करता है, तब तो वो क्या कहलाता है, वो लेंथ है, वो क्या कहलाती है आपकी समन्वता लंबाई। अब मैंने मान लिया कि देखो ये वाला कोई इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे क्या हुआ, ये कोई फोनॉन था, ठीक है, ये वाला क्या था, कोई फोनॉन था, ये कोई इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन जब इस पे आया, इस पे आके यहाँ पे बैठ गया, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बैठ गया। अब वो क्या करेगा, फिसलना स्टार्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से फिसलेगा, अब पहले यहाँ पे आ जाएगा, फिर लास्ट में जो ये फोनॉन था ये इलेक्ट्रॉन वापस क्या आ जाएगा, इससे दूर हो जाएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, देखो जो इलेक्ट्रॉन आके चिपक गया, कहाँ पे चिपका था, यहाँ पे चिपका था, उसके बाद वो क्या हुआ, कुछ समय बाद वो वापस वहां से दूर हो गया, यानी फिसलते हुए वो कहाँ हो गया, वापस उससे हट गया। तो ये फिसलना स्टार्ट किया, तो फिसलना अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ क्या कहलाती है आपकी, कोहेरेंस लेंथ कहलाती है। ये वाली जो लेंथ है वो क्या कहलाती है आपकी, कोहेरेंस लेंथ कहलाती है, ठीक है। तो क्या है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी फोनॉन से इंटरेक्ट करेगा तो प्रकीर्णन नहीं करेगा। प्रकीर्णन नहीं करेगा मतलब ये वाला और ये वाली टर्म अपन को नहीं देगा। वो क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन था फोनॉन से चिपकेगा और किस समय तक या किस लंबाई तक वो उसके साथ संबंध बनाए रखता है, क्या है, किस लंबाई के तक उसके साथ संबंध बनाए रखता है। तो यहाँ पे अपन को पता ही लगेगा कि इतनी जो लंबाई थी, इतने लंबाई या इतने समय तक उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इसके पास चिपका रहा, फिर वापस क्या हो गया, अलग हो गया। और ये जो इसका जनरल समय माना जाता है वो कितना माना जाता है, 10⁻⁻6 सेकेंड तक। कितना माना जाता है, 10⁻⁻6 सेकेंड तक ये क्या करता है, चिपका हुआ रह सकता है। तो इसका ये एक रेंज बताई गई है 10⁻⁻6। तो थर्ड लगाइए समन्वता लंबाई, थर्ड लगाइए समन्वता लंबाई, और इसमें लिखिए बीसीएस सिद्धांत के अनुसार, बीसीएस सिद्धांत के अनुसार कूपर पेयर का जालक द्वारा प्रकीर्णन नहीं होता है। बीसीएस सिद्धांत के अनुसार कूपर पेयर का जालक द्वारा प्रकीर्णन नहीं होता है। बीसीएस सिद्धांत के अनुसार कूपर पेयर का जालक द्वारा प्रकीर्णन नहीं होता है। ये युग्म बिना किसी प्रकीर्णन के, ये युग्म बिना किसी प्रकीर्णन के जालक पर फिसलते हुए गति करता है। ये युग्म बिना किसी प्रकीर्णन के जालक पर फिसलते हुए गति करता है। ये युग्म बिना किसी प्रकीर्णन के जालक पर फिसलते हुए गति करता है। जिस दूरी तक कूपर पेयर अपना प्रभाव बनाए रखते हैं, जिस दूरी तक कूपर पेयर अपना प्रभाव बनाए रखते हैं, जिस दूरी तक कूपर पेयर अपना प्रभाव बनाए रखते हैं, उसे समन्वता लंबाई कहते हैं, उसे समन्वता लंबाई कहते हैं। सॉरी, ये 10⁻⁻6 ये लंबाई है, सेकेंड टाइम नहीं है इसकी, क्योंकि समन्वता लंबाई को डिफाइन करने अपन, जिसे समन्वता लंबाई कहते हैं। और अतिचालक अवस्था में इसकी लंबाई, और अतिचालक अवस्था में इसकी लंबाई, अतिचालक अवस्था में इसकी लंबाई 10⁻⁻6 मीटर कोटि की होती है। और अतिचालक अवस्था में इसकी लंबाई 10⁻⁻6 मीटर कोटि की होती है। तो ये आपकी क्या थी, टोटल बीसीएस थ्योरी थी। तो इसमें आपके पास 4 पॉइंट थे। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया, सेकंड था कूपर पेयर, थर्ड था समन्वता लंबाई, और फोर्थ था आपका फ्लक्स क्वांटाइजेशन या फ्लक्स क्वांटीकरण, जो मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ इसलिए वो यहाँ पे नहीं बताया। फ्लक्स क्वांटीकरण वही जो मैंने पहले लिखाया था कि कोई भी क्या होते हैं, अतिचालक पदार्थ की कोई वलय है, उसमें से जो चुंबकीय फ्लक्स रेखा है वो कितनी मात्रा में उसके अंदर से जाती है, तो वो क्या होता है H/Q का क्या होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो वही क्या कहलाता है, आपका फ्लक्स क्वांटीकरण कहलाता है। तो ये 4 पॉइंट है वो किस में आते हैं, ये टोटल आपके इसमें आते हैं क्वांटम सिद्धांत, या तो इसे ये बोल सकते हो क्वांटम सिद्धांत में आता है, या फिर आप बोल सकते हो कि बीसीएस थ्योरी में आता है। क्या आता है, बीसीएस थ्योरी में आता है। तो एग्जाम में आपको किसी भी रूप में पूछ सकता है, बीसीएस थ्योरी के रूप में पूछ सकता है, क्वांटम सिद्धांत के रूप में पूछ सकता है, या फिर आप इसको ऐसे भी अलग अलग डेफिनेशन बना के दे सकता है कि फोनॉन का, इलेक्ट्रॉन का फोनॉन के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है वो एक्सप्लेन कीजिए। तो वो आपको किसी भी फॉर्म में एग्जाम में पूछ सकता है।
ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। इसका जो एक आपकी लास्ट टॉप क्लास रहेगी, इसके बाद एक जॉब सेक्शन नाम का टॉपिक है, उसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यही विराम करते हैं। आप सभी को धन्यवाद।